जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा यूनिट सेकंड से ज़्यादातर पूछा जाता है, डिस्कस वेरियस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो इसको पहले आइए हम देख लेते हैं, 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दवाओं का वितरण, दवाओं को बांटना, उसको बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब हम दवाओं का वितरण किस में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड साइड। जब हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं स्टोरेज एरिया से पेशेंट के बेड साइड तक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यह सब चीज़ें हॉस्पिटल में होती हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द बेसिक सर्विस प्रोवाइड बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है एक बेसिक सर्विस है जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, दो सिस्टम इसके हमारे, पहले हमारा आता है इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड हमारा आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों के बारे में, यही दोनों इम्पोर्टेंट है, इसी बारे में लिखना है। तो पहला हमारा इसमें आता है इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन पेशेंट का मतलब आपको पता है कि इन पेशेंट उसको बोलते हैं जब कोई जो पेशेंट है वह हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल में आने के बाद वह खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। एडमिट होने के बाद वह क्या करता है, अपना जो ट्रीटमेंट है, अपना जो डायग्नोसिस है, वह वहाँ पे एडमिट होकर करवाएगा। तो उसी को बोलते हैं इन पेशेंट। ठीक है, इन पेशेंट कर बोलते हैं। ठीक है, जब उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो पेशेंट वहाँ पे आके हॉस्पिटलाइज हुआ है, ठीक है, उसको हम जब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो आउट पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो स्टाफ, वही जो है इन पेशेंट को भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपको यह पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब इसके कौन कौन से मेथड है। ठीक है, इन पेशेंट के कौन कौन से मेथड है, मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो पहला इसमें आता हमारा है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सेकंड हमारा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन 1 एंड सेकंड। ठीक है, फिर हमारा अगला आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं हमारा पहला आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम, एक प्रकार का जो है एक टाइप का प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है। ठीक है, वेयर द फिजिशियन राइट द प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि आपको पता है जो फिजिशियन होता है यह प्रिस्क्रिप्शन को राइट करता है। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल पेशेंट, किसी इंडिविजुअल पेशेंट को हुज ऑब्टेन्स द ड्रग प्रिस्क्राइब फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बाय पेइंग ऑन चार्ज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फिजिशियन है यह पर्चे को लिखा, प्रिस्क्रिप्शन को लिखा किसी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। अब वह जो पेशेंट है वह किसी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में जाएगा और खुद का जो है पैसा पे करके वहाँ से ड्रग को लेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, दिस सिस्टम इज जनरली यूज इन द स्मॉल एंड आर प्राइवेट हॉस्पिटल। यह जो होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो होता है जनरली जो होता है स्मॉल हॉस्पिटल में होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, क्योंकि यह इकोनॉमिक होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है मैन पावर जो रिक्वायरमेंट होती है वह रिड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको लिख लेना है। अब इसका एडवांटेज लिखा गया है। एडवांटेज पहला है कि इसमें जो है जो नंबर ऑफ स्टाफ हैं इसमें कम लगते हैं, कम रिक्वायर होते हैं। पहला इसका एडवांटेज ये है। सेकंड इसमें है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है यह डायरेक्टली हम जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है उसके हाथ में देते हैं। ठीक है, फिर वह क्या करता है कि मेडिकल स्टोर जो होता है, मेडिकल स्टोर में जो फार्मासिस्ट क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है, फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर आपको जो दवा लिखी गई है उसको देगा।
ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जो हमारा अगला एडवांटेज है कि इससे क्या होता है कि जो फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट, नर्स स्टाफ हैं, जो पेशेंट है, इसमें एक अच्छा रिलेशन बना रहता है, ठीक है। फिर अगला जो है इसमें जो परचेजिंग कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, ये कम लगता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज थे। अब इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे गए हैं कि जो इमरजेंसी मेडिसिन है इसमें क्विकली मतलब जल्द इसमें सप्लाई नहीं की जा सकती, ठीक है। जो मेडिसिन है उसको रिसीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट को थोड़ा लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में टोटल 4 फ्लोर हैं, ठीक है। तो इस चारों फ्लोर पे एक एक यहाँ पे एक एक फार्मेसी होती है, ठीक है। चारों फ्लोर पे एक एक फार्मेसी होती है। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए फ्लोर ए पे अगर कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, जो नर्स होती हैं यहाँ से क्या करेंगी, ड्रग जो हमारा ड्रग है यहाँ से लेके फार्मेसी जो ए रहेगा यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। अगर इसमें है तो यहाँ से लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, तो यहाँ पे है इसको यहाँ से लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो होता है 2 टाइप का होता है, एक हमारा होता है चार्ज ड्रग, इसमें दूसरा हमारा होता है नॉन चार्ज ड्रग। जो हमारे चार्ज ड्रग होते हैं ये कॉस्ट, इसमें जो ड्रग आते हैं ये कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं कि इसमें जो द कॉस्ट ऑफ द ड्रग इज बिल इन द पेशेंट अकाउंट फॉर द चार्जिंग। जो ड्रग है, जो कॉस्ट ड्रग है, ठीक है, उसकी जो बिल है, पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसी के नीचे उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह लिखा गया है। फिर आगे बात करते हैं नॉन चार्ज ड्रग के बारे में, ठीक है। नॉन चार्ज जो ड्रग होते हैं ये चीपर होता है, यह जो होता है कॉमनली यूज़ किया जाता है ये ड्रग हमारा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज देख लिया आपने, मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो है जो स्टाफ होता है इस फार्मेसी में लेस रिक्वायर होता है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन है, इन पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर हो वह रिड्यूस होता है, ठीक है। तो फिर अगला देखते हैं रिडक्शन इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायरमेंट। जो नंबर ऑफ फार्मेसी होती है इसमें कम रिक्वायर होती है, ठीक है। मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग, इसमें जो होता है ड्रग का रिटर्न मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा गया है। जो हमारा डिसएडवांटेज है कि जो नर्स होती हैं उन पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, उनको अलग अलग फ्लोर रहता है तो अलग अलग फ्लोर पे जाना पड़ेगा, ड्रग को देना पड़ेगा पेशेंट को। तो ये सभी यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड सेकंड। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड सेकंड मतलब कि हमने जो पहले बात किया इन दोनों के बारे में, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और हमारा जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक, तो इसी का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों में फॉलो होता है। और जो यह होता है हमारा यह नॉन प्रॉफिट और नॉन लॉस पे काम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसको देख के लिख लेना है। अब बात करते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के बारे में। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब है कि मान लीजिए कई ड्रग आपके पास है, कई ड्रग को मल्टीपल जो ड्रग है उसको सिंगल डोज में कन्वर्ट करना ही हमारा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। तो डोज मेडिकेशन ऑर्डर स्टोर्ड पैक्ड हैंडल एडमिनिस्ट्रेड एंड चार्ज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज। जो हमारा है डोज मेडिकेशन ऑर्डर मतलब कि जो भी मेडिकेशन है, ठीक है, उसको क्या करना, मल्टीपल जो डोज वाला जो ड्रग है उसको सिंगल डोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारा दिया गया है एडवांटेज, जैसे सभी के एडवांटेज मैंने बताया है सेम वैसे लिखे गए हैं, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेस सिस्टम। तो कौन कौन से मेथड से इसको हम करते हैं। तो पहला हमारा आता है CUDD जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। सेकंड हमारा है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ठीक है। जो सेंट्रलाइज होता है यह जो फार्मेसी होती है हमेशा सेंट्रल एरिया में रहती है, और जो हमारा DUDD है ये सैटेलाइट फार्मेसीज है, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड आता है, पहला आपने पढ़ा इन पेशेंट, अब पढ़ेंगे आउट पेशेंट। आउट पेशेंट
जिसको हम बोलते हैं ओपीडी, ठीक है, ठीक है, या बोल सकते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट मतलब कि आउट पेशेंट उसको बोलते हैं जो पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आया अपना जो भी उसको प्रॉब्लम थी, हेल्थ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ठीक है, वह अब फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन को दिखाने के बाद दवा लिया और तुरंत चला गया, तो इसको बोलते हैं आउट पेशेंट। मतलब कि यह जो पेशेंट होगा यह हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, ठीक है, बस इसी को बोलेंगे आउट पेशेंट बोलते हैं। तो इसमें जो 3 टाइप ऑफ आउट पेशेंट होते हैं, पहला हमारा इमरजेंसी होता है, सेकंड हमारा टर्शरी केयर होता है, थर्ड हमारा होता है प्राइमरी केयर। तो इमरजेंसी में मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हुआ है या सीरियस कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट इसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए पर्सन गिवन इमरजेंसी आर एक्सीडेंट केयर फॉर द कंडीशन विच रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, जिसको मतलब तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए, उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी, ओपी बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड हमारा आता है टर्शरी केयर। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वह डायरेक्टली आएगा, जो आउट पेशेंट हमारा डायरेक्टली आएगा ओपीडी में, ठीक है, ओपीडी में आता है, मतलब कि आएगा हमारा जो मेडिकल सुपरविजन है, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके पास आएगा, जो उसको प्रॉब्लम रहेगी वह उसका ट्रीटमेंट लेगा और वहाँ से चला जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्शरी केयर। और जो हमारा प्राइमरी केयर होता है, इसमें जो पेशेंट आउट पेशेंट जो हैं यह सिर्फ आते हैं हॉस्पिटल में अपने जो हेल्थ से रिलेटेड चेकअप कराने के लिए, जैसे मान लीजिए उसका बीपी चेक करना है, शुगर टेस्ट करना है, तो ये सब कराने के लिए इसमें आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट के बारे में। तो इसमें कैसे कैसे एक्टिविटी मतलब कैसे कैसे क्या किया जाता है। पहला जो हमारा डॉक्टर क्या करेगा, जो पर्चा है मतलब प्रिस्क्रिप्शन वह लिखेगा, जो पर्चा होगा वह हमारा जो फार्मासिस्ट होगा वह उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फार्मासिस्ट हमारा उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा, मतलब उसमें सिलेक्शन करेगा, लेबलिंग करेगा और प्राइजिंग करेगा, ठीक है। जो भी उसमें जो जो ड्रग लिखी थी, जो जो दवा लिखी थी उसको फिल करेगा। फिर क्या करेगा, डिस्पेंसिंग टू पेशेंट, फिर जो पेशेंट है उसको डिस्पेंस करेगा, ठीक है। फिर इसमें आता है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो हमारा पेशेंट होगा वह क्या करेगा, उसको एक रिसिप्ट मिलेगा, रसीद मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उसको पैसा पे करने वाला रहेगा तो पैसा पे करेगा, ठीक है, जो भी करना अगर फ्री रहेगी तो फ्री ले जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम करेगा। फिर जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन फाइल में देखते हैं कि इसमें जो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल एक होती है, एक हमारा नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फिल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेआउट की। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है इसकी लेआउट यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द पेशेंट, यहाँ पे सीट लगी होती है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, तो यहाँ पे सीट लगी होती है पेशेंट को बैठने के लिए। एक हमारा यहाँ पे विंडो रहता है जहाँ से जो ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है, और यहाँ पे ऑफिस होती है जहाँ पे हमारा फार्मासिस्ट रहता है, और यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेशन रहता है। कुछ ऐसी दवाई होती हैं जो जिसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हमारा रहेगा। यहाँ पे हमारे रैक्स रहते हैं जिसमें हमारे ड्रग को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से डिस्पेंसरी रहती है, ठीक है। तो ऐसे हमारा इसका लेआउट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में आता है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें हमारा आता है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट हॉस्पिटल फार्मूली, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप तब भी वही लिखेंगे। अगर ऐसे पूछता है डिफाइन हॉस्पिटल फार्मूली, जो हॉस्पिटल फार्मूलरी है उसके बारे में उसकी डिफिनेशन लिखनी है। डिस्क्राइब इट्स टाइप, और इसके जो टाइप्स हैं इसको बताना है। एंड हाईलाइट द एडिशन एंड डिलीटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफ द ड्रग फ्रॉम हॉस्पिटल फार्मूलरी। 7 मार्क्स में यह भी आता है ज़्यादातर, कभी कभी 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हॉस्पिटल जो फार्मूलरी है उसके बारे में सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, तो पहले मैं आपको मोटे मोटे में समझा देता हूँ। हॉस्पिटल जो फार्मूलरी होती है एक तरह की बुक होती है जिसमें हॉस्पिटल में जो सभी अवेलेबल मेडिसिन हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं उसको कैसे यूज करना है,
ठीक है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है उसका, उसका डोज क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, ये सभी चीज़ें उस हॉस्पिटल फार्मूलरी में लिखी रहती हैं। सभी हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल फार्मूलरी रहती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी भी कई टाइप की होती है, जैसे इंटरनेशनल फार्मूलरी होती है, नेशनल फार्मूलरी होती हैं, स्टेट फार्मूलरी होती हैं, जॉइंट फार्मूलरी होती है, एक हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी हमें ही पढ़ना है, ठीक है। जो फार्मूलरी मतलब होता है हमारा ए लिस्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब एक लिस्ट होती है, उसमें सभी मेडिसिन के बारे में लिखा रहता है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी, ठीक है। तो यह सभी हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें उसी के बारे में यहाँ पे लिखी गई हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग फार्मूलरी, जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है वह हमारा पीटीसी जो होता है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी है, इसको फार्मूलेट करने का काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं, ठीक है। यह भी हेल्प करते हैं इस हॉस्पिटल फार्मूलरी को बनाने के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज देखना भी चाहते हैं तो इसको मैं बता देता हूँ, द हॉस्पिटल फार्मूलरी इज ए लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट। तो मैंने बताया कि हॉस्पिटल जो फार्मूलरी होती है, यह फार्मास्यूटिकल जितने भी फार्मास्यूटिकल एजेंट उस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं उसकी एक लिस्ट होती है विथ इट्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो उस फार्मास्यूटिकल एजेंट होता है उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कैसे उसको यूज़ करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है, उसका डोज क्या, ब्रांड नेम क्या है, सभी उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी रहेगी, विच रिफ्लेक्ट द करंट क्लिनिकल व्यू ऑफ द मेडिकल स्टाफ। जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उसको यहाँ से हेल्प मिलती है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है, फार्मूलरी का मतलब होता है लिस्ट द इन्फॉर्म ऑफ ईच ड्रग, जो क्या ऐसी लिस्ट जो ड्रग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे उसको बोलते हैं फार्मूलरी बोलते हैं, ठीक है। द हॉस्पिटल फार्मूलरी इज यूज बाय द फिजिशियन। जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है यह फिजिशियन के द्वारा यूज़ किया जाता है टू चेक वेदर और नॉट द मेडिकेशन रिक्वायर्ड टू ट्रीट ए पार्टिकुलर पेशेंट आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। कि जो हमारे फिजिशियन होते हैं उसको चेक करते रहते हैं कि इसमें कोई मेडिसिन है जो पेशेंट के लिए मतलब ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। ये इसमें देखते रहते हैं। और मैं मेन पॉइंट जो था इसको मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ फार्मूलरी, कौन कौन से कंटेंट होते हैं फार्मूलरी में। पहला हमारा इसमें कौन कंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट। ड्रग प्रोडक्ट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन जितनी रहेगी ड्रग प्रोडक्ट के उसमें इसमें सभी लिखी रहेंगी। तो इसमें देख लीजिए, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पीटीसी अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट एंड देयर थेरापेटिक यूज। पीटीसी जितने भी ड्रग को अप्रूव किया है उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उनका जो थेरापेटिक यूज़ है इसमें उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है द सिलेक्शन इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव एंट्रीज ऑफ ईच आइटम्स फैसिलिटीज इट यूज लाइक। जैसे इसमें पहले हमारा आ गया एंट्रीज इन फार्मूलरी। पहले इसमें रहता है कि इसमें जो जेनरिक नेम है ड्रग का वो क्या है, ठीक है, वह लिखा रहेगा। ब्रांड नेम क्या है, ठीक है, मतलब कॉमन नेम ड्रग का क्या है वह भी लिखा रहेगा। कि कौन सा डोजेस फॉर्म है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, कौन वो सभी लिखे रहेंगे। उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, और उसकी पैकेजिंग किस मटेरियल से हुई है, कैसे हुई है, वह भी वहाँ पे लिखा रहेगा हॉस्पिटल फार्मूलरी में, ठीक है। और जो फार्मूलेशन है मतलब कि एपीआई कौन सा है, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम भी उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। और इसमें यह भी लिखा रहेगा कि एडल्ट को कितना हमें डोज देना है और जो बच्चे हैं उसको कितना हमें डोज देना है वह भी यहाँ पे लिखा रहेगा। और यह भी लिखा रहेगा किस रूट से हमें ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्टर करना है बॉडी में, यह भी लिखा रहेगा। और उस ड्रग की कॉस्ट कितनी है यह भी उसमें लिखा रहेगा। अब बात करते हैं, इसमें आता हमारा इंडेक्स टू द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप इंडेक्स देखे होंगे, जैसे कॉपी में हमारे इंडेक्स होता है, आगे सभी चीज़ को लिखते हैं वहाँ पे किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है,
ये ऐसे ये सब लिखते हैं, तो ऐसे इसमें भी होता है। ठीक है, जेनरिक नेम और ब्रांड नेम वाली जो ड्रग हैं, ठीक है, प्रॉपर पेज नंबर शुड बी गिवन फॉर द रेफरेंस टू द पार्टिकुलर प्रोडक्ट। जितने भी जेनरिक और ब्रांड नेम वाले जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, कहाँ से जेनरिक नेम वाला है, कहाँ से ब्रांड नेम वाला है, ठीक है, तो उस पर प्रॉपर पेज नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब फिर देखते हैं थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। ठीक है, इसमें हमारा आता है दिस इंडेक्स बेस्ड ऑन द थेराप्यूटिक कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें थेराप्यूटिक कैटेगरी के बेस पे इसको इंडेक्स बनाया गया है कि मतलब कि किस पेज पे किस इंडेक्स में हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को रखा गया है, किस में एंटी इन्फेक्टिव ड्रग को रखा गया है, किस में एंटीवायरल को रखा गया है, सभी के बारे में एक लिस्ट रहता है, कि इंडेक्स रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। पहला तो आपने देखा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, सेकंड हमारा आता है इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज। ठीक है, जितना भी हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ हैं उसको उसकी जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी रहती है। पहला कि हमारा जो ड्रग है इसका यूज़ क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीटीसी, जो पीटीसी का क्या क्या रूल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, वह भी लिखा रहेगा। ठीक है, हॉस्पिटल रेगुलेशन अबाउट द प्रिस्क्राइबिंग डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रूल्स फॉर मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट। इसमें जो है इमरजेंसी प्रोडक्ट कौन है, ठीक है, इसके क्या मेडिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग का है वह क्या है। ठीक है, और कैसे कैसे हमें ड्रग को डिस्पेंस करना है, ठीक है, और कैसे प्रिस्क्राइब करना है, ये सभी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिखा गया है इन्फॉर्मेशन ऑन द यूज़ ऑफ फार्मूलरी। जो इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, जो फार्मूलरी होती है किस किस बेस पे इसमें इन्फॉर्म किया गया है, लाइक द प्रोसीजर फॉर एंट्री ऑफ द ड्रग, द मैनर ऑफ अरेंजिंग द एंट्रीज, मतलब किस किस मैनर में उसको अरेंज किया गया है, जो ड्रग को एंट्री उसमें की गई है किस किस मैनर में किया गया है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे लिखी गई हैं। आउट पेशेंट के लिए अलग तरीके से होगा, ठीक है, इन पेशेंट के लिए अलग तरीके से किया गया होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें लिखनी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो आता है इसमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन। स्पेशल इन्फॉर्मेशन में जो हमारा इसमें लिखा रहता है जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट है वह लिखी रहती है। इक्विवेलेंट डोज ऑफ सिमिलर ड्रग जो रहता है उसको लिखा रहता है। लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल अप्रूवल एब्रीविएशन, जो मतलब कि जो अप्रूवल ड्रग हैं, जो अप्रूवल हॉस्पिटल एब्रीविएशन है उसकी लिस्ट रहेगी। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर द कैलकुलेटिंग जो पीरियोडिक डोज होता है उसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो सभी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, और जो शुगर फ्री प्रोडक्ट होते हैं उसकी भी लिस्ट रहती है उसमें। ठीक है, जो हमारे इमरजेंसी बॉक्स होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसमें अवेलेबल हैं उसकी भी लिस्ट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें ये भी रहता है कि पॉइजन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको कंट्रोल कैसे करना है हमें, कि ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, ये रहता है। फिर रहता है टेबल्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, उसमें यह भी लिखा रहता है कि कौन से ड्रग के साथ क्या इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसकी भी वहाँ पे टेबल लिखा रहता है। तो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल फार्मूलरी एंड ड्रग लिस्ट, तो 2 मार्क्स में ये आता है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख लीजिए। तो जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो पहले हेडिंग डालेंगे रिवीजन ऑफ फार्मूलरी। ठीक है, जो फार्मूलरी होती है उसकी संशोधन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो फार्मूलरी कोई भी व्यक्ति जो होगा, कोई भी पर्सन फार्मूलरी को बदल नहीं सकता है। ठीक है ना, वो इसमें कोई ड्रग ऐड करता है, इसके लिए अलग अलग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वही क्या कर सकते हैं, जो फार्मूलरी होती है उसको उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, जो पीटीसी होता है, पीटीसी और उनके साथ साथ और लोग रहते हैं। ठीक है, पहले मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद जो हमारा पीटीसी है क्या डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने के बाद जो इसके साथ जो एक्सपर्ट रहेंगे, एक्सपर्ट पर्सन रहेंगे, वो क्या करेंगे, इसके साथ मिलके इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग होती है, ड्रग
अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव करने का काम करेंगे, और जो अच्छी ड्रग रहेगी उसको उस फार्मूलरी में ऐड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में सभी लिखा गया है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्राइटेरिया फॉर द एडिशन डिलीटेशन ऑफ ड्रग, कौन कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जो भी ड्रग हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, वह फार्माकोपिया में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी ड्रग हम उस फार्मूलरी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वह किसी ऐसे कंपनी से बना होना चाहिए जो लाइसेंस, जिस कंपनी के पास लाइसेंस हो, ठीक है, उसी कंपनी वाले का जो ड्रग है हम उस फार्मूले में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपके सामने, और आपको यह भी ध्यान रखना कि हम ऐसे मेडिसिन रहेंगे जिसका क्लिनिकल ट्रायल सभी फेज जो है कंप्लीट हुए हैं, उन्हीं को हम उस फार्मूलरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना। अब बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TDM, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। राइट द वेरियस फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर TDM एंड हाईलाइट द करंट सीनरीज इन इंडिया फॉर TDM। तो इसके भी बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन देखते हैं TDM की, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसमें हमें ड्रग को मेज़र करना है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन है द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, मतलब कि बायोलॉजिकल फ्लूइड माने ब्लड, जो हमारे ब्लड में कितने ड्रग का कंसंट्रेशन है उसको मेज़र करना ही हमारा है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। इसका मेन एम यही है कि जो हमारे पेशेंट थेरेपी है, ड्रग थेरेपी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। इसका मेन एम यही है। तो यहाँ पे आपको एक जो चार्ट है, ठीक है, इसके माध्यम से आपको यहाँ पे पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ए वाला, ठीक है, ए वाला हमारा है टाइम, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, किसी पेशेंट को ड्रग दिया, तो ड्रग दिया तो पहले इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो धीरे धीरे जब एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में होगा तो धीरे धीरे इसका जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा तो एक पीक लेवल पे पड़ जाएगा, ठीक है, तो पीक लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो फिर जो होगा, जब धीरे धीरे हमारे बॉडी से ये एलिमिनेट होने लगेगा तो धीरे धीरे यह क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया। तो यहाँ पे तो ये जो है पॉइंट आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हमारा मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। इन दोनों के बीच को जो बोलते हैं हम थेराप्यूटिक विंडो। तो ये हमारा जो पीक इफेक्ट है, ठीक है, जो पीक इफेक्ट पे हमारा ड्रग, कोई भी ड्रग हमारा पीक इफेक्ट पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अपना वह थेराप्यूटिक एक्शन शो करने लगता है, ठीक है। अगर हमारा जो ड्रग है इस जो पीक लेवल से अगर ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा ऊपर अगर चल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो ड्रग है ये हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट देने लगेगा। अगर मान लीजिए कि हमारा जो ड्रग है यह जो पीक लेवल से अगर कम, यहाँ ग्राफ ऐसे बनने लगा, तो क्या होने लगा, जो हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट है यह कम देने लगेगा। तो हमें हमेशा देखना कि हमारा जो ड्रग है हमेशा जो जब पीक लेवल पे जाएगा वही कंसंट्रेशन हम मेजर करके उसी कंसंट्रेशन की ड्रग हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो हमारा जो थेराप्यूटिक विंडो क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो थेराप्यूटिक विंडो इसको बोलते हैं रेंज बिटवीन MTC MIC, ठीक है। तो इन दोनों के रेंज को, ठीक है, इन दोनों के रेंज को हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक विंडो बोलते हैं, ठीक है। फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ थेराप्यूटिक विंडो रिक्वायर नॉलेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्मास्यूटिक्स। अगर हमें क्या करना है, किसी भी ड्रग के क्या करना, थेराप्यूटिक विंडो को अगर मॉनिटर करना है तो इसके लिए हमें जो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और फार्मास्यूटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगी हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं TDM हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें इसको करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें यही देखना था कि अगर कोई ड्रग थी
ठीक है। इसमें ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस करना था, जो उसका एडवर्स इफेक्ट था उसको भी कम करना था, जो हमारी जो ड्रग थी उसका जो थेरापेutiक विंडो था वह हमें मेंटेन करना था, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हम टीडीएम करते हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्टर कौन कौन से दिया गया है, तो पहला हमारा पेशेंट डाटा, पहला हमारा था पेशेंट डाटा जो होता है, ये हमारा फैक्टर है पहला थेरापेutiक ड्रग मॉनिटरिंग का। तो इसमें आता है पेशेंट एज क्या है, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ टीडीएम, और पेशेंट पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट उसका क्या है, पास्ट मतलब पहले और बाद का जो भी है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। फिर अगर सेकंड जो फैक्टर हमारा आता है सैम्पलिंग टाइम। ठीक है, सैम्पलिंग टाइम में देखते हैं नंबर ऑफ टाइम सैम्पलिंग टेकन, कितने टाइम बाद जो है सैंपल को लिया गया था, मतलब ब्लड को लिया गया था। ठीक है, एंड चेक इन हाउ मच अमाउंट, और कितना अमाउंट में उसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन देखने को मिली थी। ठीक है, कंसंट्रेशन इज रीच ऑन दिस ओनली ट्रीटमेंट इज बेस्ड। ठीक है, तो ये हमें इसमें मॉनिटर करते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो अगला है फैक्टर पेशेंट अडेयरेंस। ठीक है, अगर पेशेंट अडेयरेंस रहेगा तो तब भी हमारे जो है ये क्या करेगा, थेरापेutiक ड्रग मॉनिटरिंग का एक फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो है ड्रग इंटरेक्शन अगला फैक्टर है। फिर हमारा जो अगला फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। ठीक है, इसमें मतलब ADME आता है। फिर हमारा आता है लेबोरेटरी इरर्स जो होता है, अगर लेबोरेटरी में कुछ इरर्स हैं तब भी हमारा थेरापेutiक जो ड्रग मॉनिटरिंग है यह अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट है क्या तम्बाकू यूज करता है तो उसके जो बॉडी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वह डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हमारा जो थेरापेutiक ड्रग मॉनिटरिंग अच्छे से होगा नहीं। ठीक है, अगर अल्कोहल वह यूज़ करता है तो उसके जो रिसेप्टर हैं वह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो अगर रिसेप्टर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तब भी थेरापेutiक ड्रग मॉनिटरिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे। पेशेंट कॉम्प्लियंस, ठीक है, अगर जो पेशेंट कॉम्प्लियंस अगर लोअर है या तो इंक्रीज कर देते हैं तब भी जो हमारा थेरापेutiक ड्रग मॉनिटरिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी फैक्टर हैं, इन सभी के बारे में आपको दो दो लाइन लिख देनी बना के। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हमारा जो इंडियन सीनरीज ऑफ टीडीएम। तो कौन कौन सीनरीज हैं, तो यहाँ पे इसको लिखा गया है। तो कुछ लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल आते हैं और इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन का हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था चौथा वाला, राइट ए डिटेल नोट्स ऑन टर्म कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो इसमें सिर्फ कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में देखना है, तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट मतलब होता है जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है उसको मैनेज करना ही हमारा है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, यहाँ पे लिखा गया क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही कम पूछा जाता है, डिस्क्राइब पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, कौन कौन सी पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जब मान लीजिए कोई पेशेंट है, पेशेंट हमारा आएगा पहले फार्मासिस्ट, अगर शहरों में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होता है। पहले हमारा जो पेशेंट आता है पहले फार्मासिस्ट के पास जाएगा, डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं जाता है। तो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है जो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करेगा, इससे पूछेगा जो पेशेंट है या पहले मेडिसिन कोई ले रहा था कि नहीं या अब ले रहा है कि नहीं। ठीक है, यह उस टाइम उसके इंटरव्यू के टाइम उससे सब चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे वही लिखा गया सेम, जो हमारा फार्मासिस्ट होता है इसका सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसका क्या गोल्स है यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसको भी वीडियो पॉज कर कर लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या गोल्स हैं। अब इसका जो इंटरव्यू फॉर्म कैसा होता है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो फार्मासिस्ट जो होता था पूछता था कहाँ कहाँ आपको क्या हुआ है,
आपकी एज कितनी है, बर्थ कितना, आप किस देश से हैं, आपका सेक्स मतलब मेल है फीमेल है क्या है, सभी चीज़ पूछता था। आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, आप एल्कोहल तो नहीं लेते हैं, कोई ड्रग नहीं लेते हैं, ये सभी आपको पहले पहले पूछना पड़ता था। लेकिन अब एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में सभी चीज़ें फिल करनी रहती है। तो ये आपके सामने एक फॉर्म है, यहाँ पे सभी चीज़ें जो लिखी गई इसको फिल करना रहता है, बस फिल कर देते हैं, काम हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काजेज ऑफ मेडिकेशन अडेयरेंस एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इट, ठीक है। जो मेडिकेशन अडेयरेंस क्या है इसके बारे में लिखना है, इसका रोल क्या है, इसका कॉजेस क्या है, इन सभी के बारे में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं मेडिकेशन अडेयरेंस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेडिकेशन अडेयरेंस की पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे टेक योर मेडिसिन, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर मेडिसिन को राइट डोज लेता है, राइट टाइम पे लेता है और राइट वे से लेता है, तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन अडेयरेंस बोलते हैं। अगर कोई भी पेशेंट क्या करता है कि अगर टाइम से मेडिसिन को नहीं लेगा, अगर राइट डोज नहीं लेगा, जितना उसको डोज चाहिए वह नहीं लेगा, अगर सही तरीके से नहीं लेगा, तो उसको जो डिजीज़ थी, उसको जो बीमारी थी वह ठीक नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेडिकल अडेयरेंस बोलेंगे। लेकिन जब कोई भी पेशेंट क्या करेगा, जो दवा है, जो मेडिसिन है, उसको राइट डोज लेगा, उसको राइट टाइम से लेगा, उसको राइट वे से लेगा, तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन अडेयरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन सिंपली लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे WHO की डिफिनेशन भी लिखी गई है। तो आपको एक यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी पेशेंट जब क्या ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो क्या करता है कि अगर वह ट्रीटमेंट के दौरान, मतलब जो भी ट्रीटमेंट अगर उसको दवा मिली है, ठीक है, वह अगर दवा को प्रॉपर यूज़ कर रहा है, प्रॉपर फॉलो कर रहा है, कैसे उसको खाना है, किस टाइम खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, तो ये चीज़ें सभी चीज़ें वह फॉलो कर रहा है अगर, तो उसकी जो बीमारी है तो वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मेडिकेशन अडेयरेंस। तो ये सभी चीज़ें आपको बना के लिखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेडिकेशन अडेयरेंस। नॉन मेडिकेशन अडेयरेंस उसको मैंने बता दिया कि इसमें जब आप जो मेडिसिन सही समय से नहीं लेंगे, सही वे से नहीं लेंगे, ठीक है, कि अगर जितना डोज आपको फार्मासिस्ट ने कहा है उतना अगर आप लेंगे नहीं, तो उसको बोलेंगे नॉन मेडिकेशन अडेयरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी गई डिफिनेशन, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कॉजेस क्या क्या हैं नॉन मेडिकेशन अडेयरेंस के। तो पहला इसमें हमारा जो कॉजेज आता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है नॉन मेडिकेशन जो अडेयरेंस होते हैं 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी, एक नॉन पेरिस्टेंस, ठीक है, एक हमारा आता है नॉन कन्फॉर्मिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं, प्राइमरी को बोलते हैं नॉन फुलफिलमेंट अडेयरेंस। अगर जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो फिजिशियन ने लिखा है, अगर फार्मासिस्ट उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तभी अडेयरेंस वहाँ पे आ सकता है, नॉन अडेयरेंस, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो ए है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर दिए गए हैं। पहला पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, सेकंड है फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर, थर्ड हमारा है हेल्थ सिस्टम या बोल सकते टीम बिल्डिंग रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। तो 3 फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला फैक्टर की अगर हम बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट 30% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो मेडिसिन को लेना ही भूल जाते हैं, ठीक है। और जो 16% लोग होते हैं कि वह क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मेडिसिन लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई उनका और वर्क है, तो 16% लोग ऐसे दवा को नहीं लेते हैं। और 11% लोग क्या करते हैं कि वह खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन हमें कब लेनी है। तो इसके कारण भी नॉन अडेयरेंस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर और 9% लोग ऐसे होते हैं कि वह भूल जाते हैं कि किस टाइम पे हमें दवा लेनी है, ठीक है। 9% लोग ऐसे होते हैं। 7% लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि गुस्सा करते हैं
या उदास हो जाते हैं, उसके वजह से मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो 7% लोग ऐसे आ गए हैं जिसके कारण नॉन अडेरेंस हो सकता है, और 27% लोग ऐसे होते हैं कि वह क्या करते हैं कि अननोन रीजन के कारण मेडिसिन को नहीं लेते हैं। ठीक है, अननोन रीजन के कारण मेडिसिन को नहीं लेते हैं, जिससे नॉन अडेरेंस हो सकता है, कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर। इसमें क्या होता है, कुछ फिजिशियन जो होते हैं डॉक्टर पेशेंट को ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, और जो फिजिशियन होता है पेशेंट को उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इस सभी बारे में अच्छे से नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेडिकेशन नॉन अडेरेंस फिजिशियन के प्रॉपर कम्युनिकेशन के कारण भी आता है। जब हमारा जो फिजिशियन है या डॉक्टर है वह अच्छे से हमारे जो पेशेंट है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अच्छे से उसको नहीं बताएंगे कि कैसे आपको ड्रग लेनी है, तो उसके कारण भी हमारा क्या आता है, नॉन अडेरेंस कॉज कर सकता है। तो 20% जो होता है इसी के कारण, कम्युनिकेशन के कारण ही हमारा नॉन अडेरेंस कॉज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा क्या है, आगे है हेल्थ सिस्टम या टीम बिल्डिंग रिलेटेड फैक्टर। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हेल्थ सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें कुछ हेल्थ सिस्टम जो होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी होते हैं, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फिजिशियन होते हैं पेशेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ईजिली एसेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब इजीली एसेस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि इसके कारण हमारा नॉन अडेरेंस कॉज करेगा। ठीक है, तो यही सभी यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकल अडेरेंस, किस किस मेथड से हम क्या करते हैं, जो मेडिकल अडेरेंस है किसको मॉनिटर करते हैं। पहला हमारा रहता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल लिखा गया। और हमारा सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। तो इस वीडियो में इतना ही था, और एक चीज़ और बच रहा है, फार्मासिस्ट रोल इन द मेडिकेशन अडेरेंस। जो फार्मासिस्ट होते हैं उसका क्या क्या रोल है मेडिकेशन अडेरेंस में। तो यहाँ पे सभी, जैसे सभी का आपने पढ़ा है फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल, वैसे सेम इसका भी है यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, आप ज़रूर से बताइएगा, भूलिएगा मत।